बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, आज हमारा जो टॉपिक है 3 फेज़ एसी सप्लाई। आपने पहले एसी जनरेटर पढ़ा है। इन एसी जनरेटर, ठीक है, अ कॉइल विच इज़ अटैच्ड विद 2 पेयर्स ऑफ स्लिप रिंग्स रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड and alternating voltage is generated across it. But in 3-phase AC supply, instead of one coil, 3 coils are used, and all these 3 coils are inclined at 120 angle to each other as shown in this figure. ए कॉइल है, ये बी कॉइल है और ये सी कॉइल है। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का ए के साथ 120 का एंगल बन रहा है हर एक का। इसी तरह से, ठीक है, voltage generated across each pair of slip rings is also with 120 phase difference। यानी जो ए के क्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, अगर उसे हम ज़ीरो पे लें कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, तो जो बी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो ए के साथ 120 के एंगल पे होगी, और जो सी के क्रॉस प्रोड्यूस होगी 120 इसका 120 इसका, तो सी की ए के साथ 240 के फेस डिफरेंस से वोल्टेज होगी। ये दो बातें आपने यहाँ पे लिखनी है। एक तो ये कि कॉइल्स तीनों की तीनों 120 के एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ, और जो उनके क्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, हर कॉइल जो है वो अपने स्लिप रिंग्स के क्रॉस, यानी 2 स्लिप रिंग्स जो हैं ए कॉइल के क्रॉस अटैच होंगी, 2 बी के क्रॉस अटैच होंगी और 2 सी के क्रॉस अटैच होंगी। जो स्लिप रिंग्स हैं फिर उनसे हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट होता है जिसको हमने सप्लाई करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी, फ़ैन या फ्रिज वगैरह, वो कनेक्ट होते हैं। पीछे हमने डिटेल से एसी जनरेटर में पढ़ा था ये। तो ये कॉइल जो जब रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, ये वोल्टेज अपने स्लिप रिंग्स के क्रॉस प्रोड्यूस करेगी। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये अपने स्लिप रिंग्स के क्रॉस, और एट अ टाइम ये तीनों प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर ए को हम ज़ीरो पे लें तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है वो ए के साथ उसका फेस डिफरेंस जो है 120 का है, और तीसरी जो कॉइल है उसका पहली के साथ 240 का बनेगा और दूसरी के साथ उसका भी 120 का फेस डिफरेंस बनेगा। तो ये तो दो हमने फेज़ एंगल के हिसाब से बातें की हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। दिस मशीन, जिसे हम कह रहे हैं कि 3 फेज़ एसी सप्लाई मशीन, हैज़ ओनली 4 टर्मिनल्स। वैसे तो 6 होने चाहिए ना, अगर ईच कॉइल जो है उसके 2 टर्मिनल हैं तो 3 कॉइल्स के तो 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इंस्टेड ऑफ 6 टर्मिनल्स दिस मशीन हैज़ ओनली 4 टर्मिनल्स। बिकॉज वजह क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स, वन एंड जो है तीनों कॉइल्स का, इस कॉइल का, इस कॉइल का, इस कॉइल का, वन एंड ऑफ ईच 3 कॉइल इज़ कनेक्टेड टू अ सेम पॉइंट। तो एक तो टर्मिनल ये हो गया जिनसे तीनों के टर्मिनल्स एक एक एंड तीनों कॉइल्स का जुड़ा हुआ है, तो 3 टर्मिनल्स ये हैं। तो इस तरह से ये टोटल 4 टर्मिनल्स के बन रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ तक ये लिखना है कि इंस्टेड ऑफ 6 टर्मिनल्स दिस मशीन हैज़ ओनली 4 टर्मिनल्स बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट हैज़ 3 कॉइल्स ऑफ 3 कॉइल्स हैज़ अ कॉमन जंक्शन and the other 3 ends of the coils are connected to 3 separate terminals on the machine। उसके बाद आपने यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच लाइन कनेक्टेड टू टर्मिनल ए बी एंड सी एंड द न्यूट्रल। यानी वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुई है ए टर्मिनल के क्रॉस, बी के क्रॉस, सी के क्रॉस, उसका न्यूट्रल से, हर लाइन का न्यूट्रल से जो, ठीक है, डिफरेंस है वोल्टेज का वो 240 है। यानी ए का न्यूट्रल लाइन से 230 है, सॉरी 230। ये जो सी है इसका भी न्यूट्रल लाइन से डिफरेंस 230, और जो बी वाली है इसका भी न्यूट्रल लाइन से डिफरेंस 230। और हर 2 लाइंस जो हैं, वोल्टेज अक्रॉस एनी 2 लाइंस इज़ अबाउट 400 वोल्ट।
यानी ए का बी से या ए का सी से या सी का ए से, इनके दरमियान आपस में 400 वोल्ट्स का, ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, ए का सी से या हम बी का सी से ले लें, ठीक है, तो ये 400 है। लेकिन हर लाइन का न्यूट्रल लाइन से 230 है। इसके बाद इसका एडवांटेज है लिखा हुआ, द मेन एडवांटेज ऑफ 3 फेज AC सप्लाई इज़ दैट टोटल लोड ऑफ द हाउस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी कोई भी लाइन जो है वो ओवरलोडेड नहीं होती। अगर फैक्ट्री या घर में ये यूज़ की हुई है तो हमारा पूरा जो है लोड वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो मशीन जो है वो ओवरलोडेड नहीं होती, ये इसका एडवांटेज है। इसको आपने रीड करना है, तो जितनी बातें, ठीक है, मैंने आपको बताई हैं वो, ठीक है, चंद लाइनों में आपने इसे तैयार कर लेना है। ये डायग्राम आप बनाएं, ये वाली डायग्राम रहने दें। और इसके साथ ही ये जो है ये भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स, कि मेटल्स जो हैं, अगर ये जो है ना डिवाइस जो हमने यहाँ पे ऑसिलेटर पढ़ना है, इसके 2 पर्पसेस हैं यूज़ के, जो यहाँ पे 2 यूज़ लिखे हैं। एक तो यह कि अगर कोई मेटल बरिड है अर्थ के अंदर या समंदर में, उसे हमने, ठीक है, तलाश करना है, उसके लिए यूज़ होता है। या फिर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे यूज़ होता है। इस तरह बैंक में भी जाएं तो वो हमें, ठीक है, सिक्योरिटी चेक के लिए जो उन्होंने लगाया होता है गेट सा, उसमें से हमें वो पास करते हैं, तो वहाँ पे ये, ठीक है, यूज़ होती है। तो इसका, ठीक है, ये है क्या, दरअसल जब हम कॉइल और कैपेसिटर को इकट्ठे यूज़ करते हैं एक सर्किट के अंदर, तो करंट जो है, करंट की ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। इस LC सर्किट को ना हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर भी कहते हैं। जिस तरह से आपने मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा है, वो मैकेनिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है। स्प्रिंग अटैच होता है मैस से, मैस को अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो वो, ठीक है, आगे पीछे मेन पोजीशन के मूव करने लगता है, वो मैकेनिकल मैस स्प्रिंग ऑसिलेटर है। यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, जब इंडक्टर और कॉइल, इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर इकट्ठे यूज़ करें एक सर्किट में, करंट, ठीक है, पास करें, तो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे सर्किट को इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर कहा है। यहाँ पे 2 ऑसिलेटर दिखाए हैं, एक A ऑसिलेटर है, एक B ऑसिलेटर है। A ऑसिलेटर में इंडक्टर को LA कहा है और C में C कैपेसिटर है, और ये इसका एडिशनल सर्किट है ऑसिलेटर का, के बॉक्स बना के जस्ट शो कर दिया है। जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी वो इस तरह से, ठीक है, FA फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन A ऑसिलेटर से, ठीक है, यहाँ पे आ रही हैं। इसी तरह से ये B ऑसिलेटर है, इसमें इंडक्टर की इंडक्टेंस को LB कह दिया है, C कैपेसिटर, और इसका एडिशनल सर्किट ये है। यहाँ से ऑसिलेशंस FB फ्रीक्वेंसी की ये यूँ आ रही हैं। रेजोनेंस पे हमें पता है कि जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर की इंडक्टेंस, रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो इक्वल होती हैं एट रेजोनेंस। ये इंडक्टर की रिएक्टेंस ओमेगा L और कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है 1/ओमेगा C, ठीक है, ये मैंने पुट कर ली। जब कोई, ठीक है, आप ऐसे मेटल को, मेटल की चीज़ को ऑसिलेटर B के पास लेके आते हैं, तो इस इंडक्टर की इंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, LB डिक्रीज़ हो जाती है जब आप इसके पास किसी मेटल को गुजारते हैं। यानी आप अगर बैंक में जा रहे हैं, आपके पॉकेट में कोई मेटल की चीज़ है, तो जब आप, ठीक है, इस ऑसिलेटर के पास से गुजरेंगे तो इसकी इंडक्टेंस जो है L डिक्रीज़ होगी। अगर L डिक्रीज़ हुई है तो चूँकि प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल रहेगा, ठीक है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, तो इसकी प्रोडक्ट को इसके इक्वल रखने के लिए फिर ओमेगा जो है उसे बढ़ना होगा। यानी अगर ये थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है तो उतना ओमेगा बढ़ जाएगा, ताकि प्रोडक्ट जो है वो इस साइड के इक्वल रहे, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जब मेटल की चीज़ जो है इसके पास आई, ऑसिलेटर B के पास, इंडक्टेंस जो है B कॉइल की डिक्रीज़ हुई और फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ गई। अगर ये पहले 10-10 फ्रीक्वेंसी पे थे, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हो जाएगी। यहाँ से 12 फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस आ रही हैं, यहाँ से 10 की आ रही हैं। तो हमें पता है कि व्हेन 2 वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मीट एट अ पॉइंट प्रोड्यूस बीट्स, तो ये बीट नोट जो आवाज़ पैदा होगी वो फिर आगे स्पीकर लगाया हुआ है, इसके थ्रू वो, ठीक है, हैवी होके हमें सुनाई देती है और पता चल जाता है कि जो पर्सन एंटर हो रहा है उसके पास कोई मेटल की चीज़ है।
तो ये ठीक है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। और ये ठीक है मेटल जो बरीड्स होती हैं, अगर ठीक है एक्सपेंसिव मेटल्स अर्थ के नीचे या समुद्रों में ठीक है हों तो उनको भी ठीक है डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो सारे का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर से आप ठीक है जो भी आपके पास नोट्स हैं या जो भी चीज़ है उधर से आप ठीक है इसको रीड करके समझ के तो याद कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।